गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक सहायक पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इसके अतिरिक्त आप वसंत नाम के एक पुस्तक पढ़ते हैं। और ये जो भारत की खोज आपकी पाठ्यक्रम में दी गई है, इसके लेखक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि उनके भारत की खोज नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ का संक्षिप्त रूप में सार आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, उनका जीवन परिचय। तो सच्चे अर्थ में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह उनकी इस किताब में लिखा गया है। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। सन 1947 ईस्वी में अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वह 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है, अर्थात सभी रूप लोग उनको जानते हैं। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। तो वही भारत की खोज का जो संक्षिप्त रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। जो इस पुस्तक का महत्व बहुत ही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके यह है और इसका हिंदी रूपांतरण भारत की खोज करके मिला है और उसका संक्षिप्त रूप आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। और इस किताब में हम इतने कुछ इस तरीके के पाठों को पढ़ेंगे जिनके माध्यम से आप भारत के संदर्भ में उसकी संस्कृति और उसके विकास से संबंधित उन तथ्यों को पढ़ पाएंगे जो हमें भारत को समझने के लिए, भारत की ऐतिहासिकता को समझने के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो इनका जन्म 1889 में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये था इस किताब के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय। अब आगे के पाठों में हम इनके द्वारा लिखे गए जो प्रासंगिक रूप में छोटे छोटे अध्याय हैं उनको जानेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतरण भारत की खोज का अध्याय प्रथम है अहमदनगर का किला। तो ये आपने अभी पढ़ा कि जब जवाहरलाल नेहरू को जेल हो गई थी 5 महीने की, अहमदनगर गुजरात में पड़ता है, वहाँ उस जेल में उन्हें बंद किया गया था। तो उस 5 महीने के कारावास के दौरान भी उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। उनके अंदर लेखन की एक कला थी तो उसको उन्होंने जागृत किए रखा और भारत के जो ऐतिहासिक चीज़ें थी उनके बारे में लिखा। तो अब ये इस पाठ में इन्होंने अहमदनगर के किले के बारे में ही लिखा है जहां वो जेल में थे। और ये कब लिखा गया है? 13 अप्रैल 1944 को। कह रहे हैं यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था, अर्थात 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया था, अर्थात पूर्णिमा का दिन था जब वो वहाँ आए थे। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो मुझे जैसे याद आ जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया, क्योंकि जब ये जेल में थे, जेल में इस तरीके की सुविधाएं होती नहीं हैं कि कैलेंडर या आपको कुछ इस तरीके की सुविधाएं मिले जिसे आप समय को पहचान सकें। तो जब भी वो वहाँ गए थे उस दिन भी चाँद निकल आया था और उसके ठीक 1 महीने बाद जब बड़ा चाँद दिखता है उनको पूर्णिमा का, तो उन्हें याद आता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और कम हो गया है।
चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यह जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में कहा है कि चाँद क्या है, बंदी जीवन मतलब जब वो जेल में बंद थे, उस जीवन का स्थायी सहचर, स्थायी मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, सहचर मतलब साथ चलने वाला। तो चाँद को ऐसा बता रखा है कि बंदी जीवन का हमेशा साथ चलने वाला एक चाँद को साथी बताया है उन्होंने, और जो हमेशा क्या दिलाता है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। अर्थात अगर आपको दुख मिल रहा है तो उसके बाद आपको सुख भी मिलेगा। फिर आगे इसमें देखते हैं, इसी के अंदर इन्होंने एक दूसरा प्रकरण टॉपिक दिया है, अतीत का भार। अहमदनगर के किले के अंदर ही दूसरा टॉपिक है। अतीत मतलब जो बीत गया, उसका भार कहने का मतलब देखिए जानते हैं क्या कह रहे हैं। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। मैं रोज़ कई घंटों तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर हमसे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चाँद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो ये यहाँ पर वो चीज़ें बता रहे हैं जब वो उस अहमदनगर किले की जेल में रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया। कह रहे हैं कि मैं बागवानी करता था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो कोई भी कैदी अगर जेल में जाता है तो उसको वहाँ पर हर कोई काम कराया जाता है जो उसकी दिनचर्या से संबंधित होता है, और ऐसा ही काम यहाँ पर नेहरू जी ने भी किया था। आगे कह रहे हैं, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। देखो जब वो खुदाई कर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें क्या पुराने जो घर होते थे उनके कुछ हिस्से मिले, और हिस्से मिलना इसलिए कह रहे हैं वो हमें मिले क्योंकि वहाँ बहुत पुरानी जो इतिहास से संबंधित चीज़ें उस स्थान पर हुई थी। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों को इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को करने को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी भी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। यह अपने बारे में कह रहे हैं। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो ये इसका दूसरा टॉपिक था, अतीत के बारे में उन्होंने लिखा। अब अतीत का दबाव करके ये लिखते हैं, देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत मतलब परेशान करता है। कोई भी दबाव आपको, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं एक उदाहरण दे रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान होता है जो बहुत पुरानी चीज़ों के आधार पर जी रहे होते हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारी भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान में से लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ।
अतीत का दबाव इस प्रकरण जो टॉपिक आपको दिया गया है, कहने का मतलब है कि नेहरू जी कह रहे हैं कि जो मेरे पास पुरानी प्रथाएं मैं लेकर चल रहा हूँ उनका दबाव मेरे पास है। अर्थात मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरे को वो अपनी पुरानी सभ्यताएँ, वो चीज़ें जो मुझे एक दबाव के रूप में मेरे ऊपर हैं, वो मुझे याद दिलाती हैं कि मुझे किस तरीके से क्या करना है। और आगे उन्होंने कहा कि मैं जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब का वारिस हूँ। मानव जाति की एक साझेदारी होती है, कह रहे हैं कि उसका एक काम होता है, कर्म होता है, वो किस तरीके से कार्य को करे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी-कभी दबाव जो होता है वो अगर भला या बुरा किसी भी तरीके का हो, वो हमें अभिभूत करता है। और कभी-कभी यह दबाव दमघोंटू होता है। दमघोंटू मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है कि किस तरीके से हमें कार्य करना है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये आज आपका पहला चैप्टर था अहमदनगर का किला, भारत की खोज नामक पुस्तक का प्रथम अध्याय। इसमें हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जेल प्रवास के दौरान की घटनाओं को इसमें लिखा है कि उनके साथ किस तरीके की वहाँ पर घटनाएं हुई जब वो किले में गए थे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर क्या-क्या किया, उन चीज़ों की हमने जानकारी लिखी कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर फूल की क्यारियाँ बनाई, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए। वहाँ पे उन्हें बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी मिली थी। और अतीत का दबाव कहने का मतलब जो चीज़ें उनके साथ हो चुकी हैं, उनको उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर महसूस किया। थैंक यू।